दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा दोस्तों, आपने एस राजामौली की जो अपकमिंग फिल्म है RRR उसके बारे में तो सुना ही होगा। असल में देखिए, टॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा से ही अपने कल्चरल और ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए जानी चाहती है। साउथ इंडियन मूवीज हमेशा से हमारे इंडियन कल्चर को सबके सामने रखकर हमें अपने कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए गर्व महसूस कराती है। आज की दुनिया में जब इंडियन यूथ्स अपने रिच बैकग्राउंड से इतना वंचित हो चुके हैं कि जहां पूरी दुनिया इंडियन कस्टम्स को फॉलो करने में लगी है, वहीं इंडियंस वेस्टर्न अप्रोच को अपना रहे हैं। इसलिए देखिए, ये जरूरी हो गया है कि इंडियन यूथ्स को यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशंस और लीडर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर कराया जाए। यही काम करती है हमारी टॉलीवुड इंडस्ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको RRR की असली कहानी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यकीन मानिए, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, एस राजामौली ने अपनी इस मूवी RRR की स्टोरी असल में KV विजयेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित एक स्टोरी से ली है। राजामौली ने अपनी इस मूवी के शीर्षक के लिए ये जो 3 R चुने हैं, इसका मतलब है राइज, रोर एंड रिवॉर्ड, यानी उठो, दहाड़ो और बगावत करो। सुनने में ये आपको एक एक्शन मूवी के टाइटल जैसा लग रहा होगा। असल में ये एक्शन मूवी किसी की लाइफ की रियलिटी है। दोस्तों, तेलुगु भाषा में बन रही इस फिल्म के लीडिंग एक्टर्स हैं NT रामाराव जूनियर और रामचरण। इस मूवी में रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभाएंगे, वहीं रामाराव कोमाराम भीम का किरदार निभाने वाले हैं। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम दोनों भारतीय क्रांतिकारी थे। जहां अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी, तो वहीं कोमाराम भीम ने हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध अपनी एक पूरी आर्मी खड़ी करती थी। इन्हीं दोनों महान क्रांतिकारियों के जीवन के ऊपर निर्धारित है राजामौली के द्वारा डायरेक्ट हुई ये मूवी। अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक अहम भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 में मद्रास प्रेसिडेंसी के पदरंगी गांव में हुआ था, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। इनके पिताजी वेंटका रामाराजू एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे, लेकिन इनकी मृत्यु तभी हो गई थी जब अल्लूरी सीताराम राजू सिर्फ 8 साल के थे। राजू ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी करके काकीनंदा में हाई स्कूल के लिए अप्लाई किया, जहां इनकी दोस्ती मधुरी अन्ना पूर्णैया से हुई, जो कि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। अपनी शुरुआती जिंदगी में राजू एक सीधे साधे और धार्मिक विचार से परिपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने उम्र के साथ साथ संन्यास लेने का निर्णय लिया था। 15 साल की उम्र में ये वापस अपनी मातृभूमि विशाखापट्टनम लौटे और वहां आकर इन्होंने मिसिजेवियन कॉलेज में 4th फॉर्म एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लिया। ये यहाँ अक्सर विशाखापट्टनम के अंदर उपस्थित दूर दूर के क्षेत्रों में जाकर वहाँ की स्थिति को परखा करते थे और जल्द ही उन्हें वहाँ की जनजातियों के संघर्ष भरे जीवन के बारे में पता लगा। इसी दौरान उनकी दोस्ती एक अमीर आदमी से हो गई, जिसके बाद राजू को अपने दोस्त की बहन, जिसका नाम सीता था, उससे प्यार भी हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सीता का देहांत होने के कारण वो बुरी तरह से टूट गए। सीता के लिए अपने प्यार को जीवित रखते हुए और उनकी याद में उन्होंने अपने नाम के आगे सीता नाम लगाने का फैसला किया, जिसके बाद उनका नाम सीतारामा राजू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं पे छोड़ दी, जिसके कारण इनके चाचा रामाकृष्ण राजू ने इन्हें वापस अपने पास बुला लिया। इनके चाचा असल में नरसिंहपुर के तहसीलदार थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई तो छोड़ दी, पर इनको तेलुगु, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी भाषाओं का भरपूर ज्ञान था। ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी बनने से पहले इन्होंने एस्ट्रोलॉजी, हर्बलिज्म, पाल्मिस्ट्री और घुड़सवारी का भी शौक था। इस दौरान ये अक्सर अपने चाचा के घोड़ों को लेकर दूर पहाड़ियों में अलग अलग जनजातियों से मिलने निकल जाया करते थे। उन्होंने यहाँ पर देखा कि अंग्रेजी हुकूमत की वजह से इन जनजातियों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। जब ये पहाड़ियों पर रहने वाले कोयास जनजाति से मिले तो इनकी हालत देखकर राजू का दिल टूट गया। जब इन्हें पता चला कि क्रिश्चियन मिशनरीज अलग अलग तरीकों से पहाड़ों पर बसी इन जनजातियों के ऊपर अत्याचार करके उन्हें क्रिश्चियनिटी फॉलो करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये इन जनजातियों के बीच बिना किसी स्वार्थ के एक साधारण मनुष्य की तरह फल फूल कर अपनी जिंदगी बिताते थे। इस दौरान उन्होंने सारी जनजातियों के लोगों को विश्वास दिलाया कि उनके नेतृत्व में सब मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति की आवाज उठाएंगे और जल्द ही ब्रिटिश हुकूमत से उनको मुक्ति मिल जाएगी। कोया जनजाति के 2 भाई मल्लम डोरा और घंटम डोरा, जिनकी पुश्तैनी जमीन अंग्रेजों ने छीन ली थी, इनके चेले बन गए। बाद में इन दोनों भाइयों ने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बन के ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। जब ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किया गया अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया, तो इन जनजातियों के पास क्रांति के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा और इस क्रांति के नेता बने अल्लूरी सीताराम राजू। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें लालच देके अपनी ओर करने के लिए 60 एकड़ उपजाऊ जमीन देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकराकर अपने लोगों का साथ देने का निर्णय लिया। इनके द्वारा सन 1922 में रामपा रेबेलियन के नाम से क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य कारण
1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट बना। इस एक्ट के तहत अंग्रेज इन जनजातियों के घर यानी इन जंगलों में से खुलेआम व्यापार करने की साजिश कर रहे थे, जिसके बाद इन जनजातियों को अपने असल जीवन को छोड़कर अंग्रेजी हुकूमत पर निर्भर होना पड़ता। या तो वो अंग्रेजी हुकूमत की बात मान के उनके लिए कुली का काम करते या फिर उन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ता। अलूरी ने लोगों के गुस्से को एक सही नेतृत्व देकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ट्रेनिंग देना शुरू किया। अलूरी और उनके सारे साथी गोरिल्ला टैक्टिक्स अपनाकर इन अंग्रेजी अफसर से बगावत करने लगे। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बुरी तरह से लूटा और कई सारे अंग्रेजी ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार दिया। ये क्रांति आग की तरह फैल गई और ब्रिटिश हुकूमत इससे बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जंगलों के सहारे की वजह से अलूरी और उनके साथी अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे। ब्रिटिशर्स इनकी हरकतों से इतना परेशान हो चुके थे कि ये लोगों के बीच में जाकर उन्हें अलग अलग लालच दिया करते थे। ब्रिटिश सरकार ने इन जनजातियों को कई तरह के लालच देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी अलूरी और उनके साथियों का पता ब्रिटिश सरकार को नहीं बताया। कई सालों तक अंग्रेजी हुकूमत अलूरी सीताराम राजू को पकड़ने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाती रही, लेकिन इनको पकड़ने में उन्हें नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर 7 मई 1924 का वो मनहूस दिन आया जब राजू को चिंतापाले के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं उन्हें पेड़ से बांधकर गोली मार दी गई। इनकी समाधि कृष्ण देवी पेटा गांव में उपस्थित है। इनके लेफ्टिनेंट घंटम डोरा को 6 जून 1924 को मार दिया गया और उनके भाई मल्लम डोरा को जेल हो गई। स्वतंत्रता के बाद मल्लम डोरा को लोकसभा का सदस्य भी बनाया गया। अब बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे किरदार यानी कोमाराम भीम की। कोमाराम भीम गोंड जनजाति में पैदा हुए थे और इनकी लड़ाई भी हैदराबाद के निजामों से थी, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पूर्वी क्षेत्रों में 1930 के आसपास हुआ करते थे। इनका जन्म हैदराबाद के सांकेपाली में 22 अक्टूबर 1901 में हुआ। ये चंदा और बल्लालपुर राज्यों के जंगलों में बड़े हुए, जो कि देश दुनिया के संपर्क से वंचित था। इसी वजह से इन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी। जमींदारों के द्वारा प्रताड़ित करने के कारण इन्हें अपनी गोंदी जनजाति के लोगों के साथ कई बार यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। 1909 के दौरान माइनिंग के लिए जब इनके क्षेत्र में घुसपैठी होने लगी तो जमींदारों को वहाँ पर जमीनें बांट दी गई। इन जमींदारों के द्वारा अत्याचार करने के कारण इन जनजातियों को अपने पुश्तैनी घरों से बाहर निकलना पड़ा, जिसकी वजह से इन जनजातियों ने हुकूमत के खिलाफ क्रांति की आवाज उठाई। ऐसी एक मुठभेड़ में भीम के पिताजी जंगल के अफसरों के द्वारा मारे गए। भीम और उनके परिवार को कीरम नगर जाके बसना पड़ा। जो गोंद अपना घर छोड़कर यहाँ आए थे, उन्हें लक्ष्मण राव नाम के एक जमींदार के द्वारा एक बंजर जमीन पर आश्रय मिला। जब वो वहां पर खेती करने लगे तो निजामों ने उनके ऊपर कर लगाने का सोचा। इसी वजह से अक्टूबर 1920 में भीम ने निजाम के एक ऑफिसर सिद्दीकी साहब को गोंदों पर अत्याचार करते हुए देखकर मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने ऐसा कर तो दिया, लेकिन अब वो क्या करते? अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भाग निकले और इनका साथ दिया इनके दोस्त कोंदल ने, और दोनों ने चंदा शहर में एक पब्लिशर विठोबा के यहाँ आश्रय लिया। विठोबा के साथ काम करते करते उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में अपनी पकड़ बना ली। इसी दौरान भीम को यहाँ से भागना पड़ा और असम टी प्लांटेशन में काम करने के बाद इन्हें लेबर यूनियन एक्टिविटीज के कारण अंग्रेजों द्वारा जेल में भेज दिया गया। भीम 4 दिनों के अंदर जेल से भाग गए और बल्हार शहर की निजामत में आ गए। असम की चाय पत्ती की खेती के दौरान उन्होंने अलूरी सीताराम राजू के द्वारा किए गए रामपा रिबेलियन के बारे में सुना था। उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी जनजातियों के हक के लिए खुद ही संघर्ष करने का फैसला किया। भीम अपने परिवार के साथ काकन घाट पहुंच गए, जहां जाकर वो लच्छू पटेल के साथ काम करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अलग जमीन करके खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भेजे गए ऑफिसर्स ने उन्हें वहां आकर धमकाने की कोशिश की कि वो जमीन अंग्रेजी सरकार की है। भीम को समझ आ गया कि अब इनके पास क्रांति के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। इन्होंने आदिवासियों को जोध घाट में इकट्ठा करने के लिए कहा, जहां 12 जिलों के आदिवासी इकट्ठा हो गए। यहाँ इन्होंने अपनी जमीनों और हक के लिए अपनी एक अलग आर्मी खड़ी की, जो कि गुरिल्ला तकनीक से भरपूर थी। भीम ने वहां के निजाम को चैलेंज करते हुए एक घोषणा कर दी कि आज से गोंद जनजाति एक स्वतंत्र जनजाति है। ये सुनते ही दूर दूर तक तहलका मच गया, क्योंकि ऐसा करने की हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं जुटाई थी। जब निजाम ने ये घोषणा सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अंदाजा लगा लिया था कि गोंद कितनी बड़ी जनजाति है और उसके साथ ही और सारी जनजातियां भी उसके खिलाफ इस लड़ाई में शामिल थी। हैदराबाद के निजाम ने फिर से समस्या के समाधान के लिए आसिफाबाद के एक कलेक्टर को भेजा, लेकिन भीम ने उनकी एक ना सुनी और उनका ये कहना था कि गोंदों की जमीन जो कि उनका हक है उन्हें वापस चाहिए, और साथ ही उन्होंने ये मांग भी की कि जमींदारों और अफसरों को उनकी जमीन से बाहर निकाला जाए। इनकी मांग ना पूरी करने पर भीम ने निजामी हुकूमत के खिलाफ बगावत बरकरार रखी
और 300 लोगों का नेतृत्व करते हुए जोड़घाट से लगातार कोशिश करते रहे। उन्होंने इस दौरान आवाज उठाई, जल जंगल जमीन, जिसका मतलब था कि इन तीनों पर इन जनजातियों का हक है जो वो वापस लेकर रहेंगे। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन कुर्दू पटेल नाम के एक आदमी को इसके बारे में पता चल गया और आसिफाबाद के तालुकदार अब्दुल सत्तर के साथ अन्य पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा आक्रमण करने के कारण भीम और उनके 15 साथियों की वहीं पर मृत्यु हो गई। इन दोनों महान क्रांतिकारियों के बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी भी इनके संघर्षों और हिम्मत की गाथा गाई जाती है। इनकी इस महानता को दुनिया के सामने पेश करने के लिए हमारे एसएस राजामौली ने 400 करोड़ की लागत से बनी ये मूवी RRR को मार्च 2022 में लॉन्च करने का निर्णय लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।